नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में शिकायत समिति की बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में 15 सार्वजनिक मुद्दों की समीक्षा की गई है, जिसमें नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। अधिकारियों ने प्रत्येक मुद्दे की स्थिति और समाधान प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि समस्याओं का त्वरित निवारण किया जाए और नागरिकों को राहत मिले। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने के लिए लगातार निगरानी जारी रहेगी। बैठक का उद्देश्य जन भागीदारी और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महम में आयोजित धन्यवाद और किसान रैली में कुल 202.77 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें से सिंचाई विभाग 118.84 करोड़ और जन स्वास्थ्य विभाग 80.88 करोड़ और स्कूल भवन सहित अन्य परियोजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री ने महम हल्के के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा द्वारा रखी गई मांगों को लागू करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 11.5 वर्षों में ही 1328 करोड़ रुपए खर्च किए गए और बीजेपी सरकार ने अपने वादों पर काम पूरा कर दिखाया। साथियों, आज मैं महम की जैसी इस पवित्र भूमि पर जहां मैं खड़ा हूं, साथियों, वह हरियाणा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मानचित्र पर एक विशेष स्थान ये हमारी महम की भूमि रखती है। ये ऐतिहासिक भूमि जहां मैं आप सबको आज नमन भी कर रहा हूं, आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। साथियों, महम की ये धरती, ये लोकतांत्रिक मूल्यों, राजनीतिक परंपरा और सामाजिक चेतना का ये एक सशक्त केंद्र अगर कोई रही है तो ये हमारी महम की ये पवित्र भूमि रही है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं महम के ये 2400 के चबूतरे पर जो लिए गए फैसले हमेशा समाज को उन्होंने दिशा दी है। साथियों, यह सामूहिक नेतृत्व, ये भाईचारे, न्याय और जनमत की ये शक्ति का प्रतीक रहा है। साथियों, आज इसी ऐतिहासिक धरती पर विकास की नई गाथा लिखने का ये संकल्प लेकर मैं आप सबके बीच में आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं इस रैली में आए हुए हमारे सभी बुजुर्ग, पुनः माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ। आप सबका यहाँ वंदन भी करता हूँ, आप सबका मैं स्वागत भी करता हूँ। साथियों, हमने लगातार पिछले 11-11.5 वर्षों में हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास कार्य करने का पहली बार अगर किसी सरकार ने काम किया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साथियों बिना भेदभाव के ये जन तक विकास पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आज ये जन सैलाब ये इस बात का प्रमाण है कि महम अब बदलाव चाहता है। साथियों, इस बात का प्रमाण है कि महम ये विकास चाहता है और एक मजबूत ईमानदार नेतृत्व के साथ महम भी आगे बढ़ना चाहता है। ये इस बात का प्रमाण है। साथियों, आज की यह रैली ये महम को विकास के एक नए शिखर पर ले जाने के लिए ये संकल्पबद्ध है। साथियों, यह संकल्प है आने वाले वर्षों में महम हरियाणा में सबसे विकसित क्षेत्रों में ये शामिल हो, उसको लेकर के हम ये संकल्प ले रहे हैं। साथियों, मुझे आज खुशी भी है, मुझे आज गर्व भी है कि जब मैं विधानसभा के चुनाव के समय आप लोगों के बीच में आया था और साथियों मैंने आप लोगों से कहा था कि नॉन स्टॉप ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाने का काम करें। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने भरपूर यहां से आशीर्वाद दिया और हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
ये हमारी तीसरी बार सरकार बनी है। साथियों, मैंने यहीं पर संकल्प लिए थे, 217 संकल्प लिए थे। मुझे खुशी है 217 संकल्पों में से 60 संकल्पों को एक साल में पूरा करने का काम ये आपकी सरकार बेटे भाई ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है 156 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। मुझे ये भी गर्व है कि हमने पिछले 11 वर्षों में साथियों हरियाणा प्रदेश के हमारे इस महम के लिए 121 अनाउंसमेंट की गई। 121 में से 105 को पूरा कर दिया है, बाकी के ऊपर काम चल रहा है। साथियों, उसको भी गति से पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं आज यहाँ आपके क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देने के लिए साथियों मैंने लगभग यहाँ पर जो मैंने कहा है कि हमने बिना भेदभाव के इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है पूर्व के अंदर ऐसी सरकारें होती थी और मंच पे क्या मिलने के लिए भी जाते थे, ये बात बोलते थे, कहा आपने वोट तो दिया नहीं, आप काम के लिए आ गए। परंतु साथियों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। मुझे गर्व है कि हमने 11 वर्षों में यहाँ पर आज मैंने महम के विकास के लिए 202 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत के यहाँ पर परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज आपके बीच में किए हैं। 202 करोड़ 77 लाख रुपए की परियोजनाओं के। साथियों, ये बिना भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं साथियों, इन परियोजनाओं में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और साथियों भिवानी सब ब्रांच की रिमॉडलिंग कार्य, चाहे महम में फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट और पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए नई स्कीम, और साथियों सुंदरपुर में नए स्कूल भवन का निर्माण, नगर पालिका महम में टाउन पार्क का नवीनीकरण तथा सैनी समुदाय केंद्र का कार्य ये शामिल है। साथियों, सभी योजनाएं, ये परियोजनाएं क्षेत्र के समग्र विकास को एक नई दिशा देंगी और साथियों आम जन को जीवन को सरल करने के लिए ये सुविधाजनक होंगी। चंडीगढ़ में हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर पाकिस्तान भविष्य में भारत के खिलाफ कोई गलत हिमाकत करेगा तो हिंदुस्तान उसे तहस नहस कर देगा। उन्होंने पाकिस्तानी बयान का कड़ा पलटवार करते हुए इतिहास में हुए 1965 और 1971 कारगिल और ऑपरेशन सिंदूर युद्धों का उदाहरण दिया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके सपनों में अब ट्रंप भी मोदी के साथ आने लगे हैं। विज ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला करते हुए इसे अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुई और विचारधारा रहित पार्टी करार दिया। से ये पैदा हुए हैं 1947 में, उस दिन से ही ऐसी बातें करते आए हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा इनको जाके ठोका है। भारत ने हमेशा, चाहे वो 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे जो मिशन सिंदूर हुआ है वो हो, हमने इनको ठोका है। ये सपने लेते रहते हैं। अगर फिर कभी कोई हिमाकत करेंगे तो हिंदुस्तान इनका तहस नहस कर देगा। राहुल गांधी जी को रोज सपने में नरेंद्र मोदी जी आते हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप भी आने लग गए, और जो सपने में आते हैं वो ये जागने के बाद बोलने लग जाते हैं। इनको और कोई बात तो आती नहीं है, देश का विकास तो आता नहीं है। इनका 50 साल राज रहा, इन्होंने देश का कोई विकास नहीं किया। इनकी संस्कृति नहीं है, इनकी विचार नहीं है। इनके लिए तो सत्ता प्राप्ति जो है वो ही एक ध्येय है, काम करना इनके बस का नहीं है। पहले तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि आम आदमी भी कोई पार्टी है। ये तो अन्ना हजारे के
आंदोलन में धोखे से इनका जन्म हुआ। अन्ना हजारे जी के जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, उसमें जो इनको जन समर्थन मिला, उसकी आड़ में इन्होंने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, चुरा लिया और इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। कोई इनकी पार्टी की पॉलिसी नहीं है, कोई इनकी पार्टी का विचार नहीं है, और ये तो खंड खंड होती जा रही है। अभी तो कुछ ही केस हुए हैं, अब आगे देखना क्या होता है इनका। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती रावत रेवाड़ी पहुंची और जहां पर नागरिक अस्पताल की पानी टंकी में गंदगी और लापरवाही पर कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी बैठाई गई है और जांच के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इसमें पीएमओ जिम्मेदार हैं और उनसे जवाब मांगा जाएगा। दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर आरती राव ने कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। उन्होंने ये भी कहा है कि हर नेता को मंजिल पाने की ख्वाहिश होती है और दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आज सुबह बावल में थी, 3 प्रोग्राम किए हैं और बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुए हैं। एक गांव में प्रोग्राम था भांडोर में, 2 चाय थी और जो जन सैलाब ये चाय पे आया है उसको देख के मैं बहुत ही कृतज्ञ अपने आप को महसूस करती हूँ। और साथ साथ आज शाम को रेवाड़ी पहुंचे हैं हम सुनील मूसेपुर जी के आवास पर और उन्होंने भी इतना बड़ा जन सैलाब आज खड़ा किया है इस चाय पर। चाय मैं पीती नहीं हूँ मगर चर्चा करने जरूर पहुंची हूँ। आज कॉफी पे चर्चा होती है। हाँ जी, तो वही तो मैंने इंक्वायरी बैठा दी है इस पे कि ये कैसे हो रहा है। ढक्कन क्यों नहीं थे उसके ऊपर? अगर ढक्कन नहीं थे, मेरे को बोला गया कि अब पिछले 2-3 दिन पहले एक बड़ा सा तूफान आया था और ढक्कन हवा से उड़ गए। तो अगर पहले उड़े बाद में उड़े, मैं इंक्वायरी करा रही हूँ कि जो भी है, और आगे से ऐसी बात मुझे आगे नहीं मिलनी चाहिए। और स्पेशली पीएमओ जो है रेवाड़ी का, उसको ये देखभाल करनी चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो मैं सीएमओ को नहीं, पीएमओ को पूरी तरह से इसका रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। कार्रवाई होगी, बिल्कुल इंक्वायरी होगी, उसके बाद कार्रवाई भी। ये मेरे को नहीं मालूम, आप आज हेल्थ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। ऑथराइज पीएमओ होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर सिविल अस्पताल का कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो पीएमओ होता है सबसे पहले। तो उनको बात करनी चाहिए थी, हम उनको अपना ये जो पूरी चीज़ है इसको स्पष्ट करना चाहिए था। आज के दिन जो मैंने मांगी है इंक्वायरी, वो सीएमओ की तरफ से आई है। तो पीएमओ से मैं मीटिंग करूंगी और पूछूंगी ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। बहन जी, अभी सुनील भाई साहब भी कह रहे थे कि अहिरवाल से ही नेता बनेगा, सीएम बनेगा। राव नरबीर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप चुनाव लड़ो। आपका क्या मानना है? क्या अहिरवाल में से कोई नेता नहीं है, उन बच्चे नहीं कि विधायक और सीएम बन सकते? सवाल मेरे से पूछ लियो। ना बहन जी को बताने दो आप। नहीं जी, इस बयानबाजी में मैं बीच में आना नहीं चाहती। जो लोगों का जो दिल में है वो वैसे ही जुबान पे आज के दिन है, मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन। नहीं, क्या ये माने कि कोई कुव्वत नहीं है? आप विधायक है, मंत्री है, क्या आप सीएम नहीं बन सकते? यस और नो? नहीं, मैंने कब कहा कि मैं सीएम नहीं बन सकती? मैं जरूर, देखो, आप अगर कोई नेता बनता है और कोई आगे चलकर चलता है तो सबको मंजिल पाने की ख्वाहिश होती है। मंजिल मिले ना मिले वो अलग बात होती है, तो मंजिल पाने की ख्वाहिश में ही तो आगे बढ़ता है। हरियाणा में कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार 8 अप्रैल को आयोजित होगी और बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में होगी। इस बैठक में राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई जाएगी और अधिकारियों के अनुसार बैठक में विकास परियोजनाओं, बजट आवंटन और प्रशासनिक नियुक्तियों और कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगी इस बैठक में राज्य के विकास और कल्याण संबंधी नीतियों पर अंतिम निर्णय लेंगे। बैठक के बाद ही संभावित घोषणाओं से राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा प्रभावित होने की भी संभावना।
कुरुक्षेत्र के पिपली के निजी पैलेस में भगवान परशुराम प्रकटोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कि संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ रणनीतिकार संजय भाई जोशी और इसके साथ ही विधायक राजकुमार गौतम शामिल हुए। वहीं पर हवन भजन और प्रेरक संवाद के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इस दौरान ही संजय जोशी ने भगवान परशुराम को समूची मानवता के रक्षक बताते हुए ब्राह्मण समाज की भूमिका की सराहना की। वहीं पर विधायक गौतम ने केंद्र और हरियाणा सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा की है और साथ ही विपक्ष पर कटाक्ष किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख किया। भगवान परशुराम की जयंती मनाते हैं और लगभग जो ये समाज है ये तो उनसे बड़ा किसी को देवता भी नहीं मानता, सबसे बड़े इष्ट वही है। और फिर परशुराम जी का तो महाभारत और रामायण में दोनों में उल्लेख आता है, तो ये तो सही है कि परशुराम जी थे तो अवतार ही, तो कोई शक वाली बात है। उनका जन्म ये जो मनाते हैं जयंती, ये बहुत अच्छे, बहुत ही नेक एक देवता की मनाते हैं, बहुत अच्छा काम है। भारत सरकार के यूजीसी के फैसले को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, यूजीसी का फैसला वो तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में हुआ था, और वो जो जब सरकार को पता लगा कि कहीं न कहीं गलती हुई है, सरकार ने अपना वकील भी नहीं खड़ा किया, एक्स पार्टी स्टे दे दिए अपने चीफ जस्टिस की। तो सरकार का तो अभी कोई, वो तो जो भी हुआ था वो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के हिसाब से बनाया था। सरकार की कोई मंशा किसी समाज के खिलाफ मुझे लगती नहीं, वरना तो वो अपना वकील भी खड़ा करता। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह की वो हुई है खरीद फरोख्त सारा कुछ, क्या कहेंगे? कांग्रेस अभी तक मुझे तो नहीं पता क्या हुआ, वो तो कांग्रेस ही बताएंगे या जो आप जिन पे इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन यूँ बताओ, वो तो हर आदमी चाहेगा कि दूसरी पार्टी का ना बने, और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था। अब वो तो फैसला तो सिर्फ अभय सिंह ने करना था, वही वो किसको जिताना चाहते हैं। अब उन्होंने जिसको ठीक समझा उसको जिता दिया, बाइकाट किया उन्होंने। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सुनो, इस वक्त देश में सिर्फ बीजेपी रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। मोदी जी ने जो काम किए हैं, बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। 2014 से पहले तो यूँ नहीं पता था किसी को ये हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है। आप बताओ, जो सियाने हैं जिन्होंने वो दर्द झेला है बंटवारे का, क्या देश बचना चाहिए था? लड़ाई तो हिंदू मुस्लिम सब ने, तो सिख को तो मैं अलग मानता नहीं, सिख और हिंदू एक ही पिता के 2 बेटे हैं, कोई फर्क नहीं। तो सब ने लड़ी थी इकट्ठी, फिर बंटवारा कर दिया। वही हाथ का बंटवारा था, लाखों लोगों की जान चली गई, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, कई तो बेचारे फेंक के कुएं में आ गए वहां। तो ये जो बंटवारा था, देश की आज़ादी थी, बड़ी बेहुदा तरीके से हुई है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से ये आज़ादी हुई, इससे अच्छा तो 2-4-5 साल लेट हो जाती। फिर जब बंटवारा हो गया था तो फिर अब दोबारा किस बात का झगड़ा रहेगा? फिर दोबारा फिर हटके बंटवारा हो सकता है। मेरा तो मानना ये है, मोदी जी ने इस देश को एकदम भारत देश बनाया, हिंदुस्तान देश बनाया, हिंदुस्तान बनाया। आप देखो क्या क्या काम नहीं करे, बनते ही ये 370 धारा तोड़ी, आपके सामने कोई तोड़ सकता था? राम मंदिर का निर्माण बनाया कांग्रेस, तो सुप्रीम कोर्ट में बयान दे के आए थे कि 10 साल फैसला ना हो। हमारी मुस्लिम बहन बेटियों का 3 तलाक तोड़ा। महिलाओं को बनते ही मोदी जी ने जो सम्मान दिया, पहले तो मेरी माताएं बहनें सारी बाहर सोच के लिए जाती थी, अंधेरे में बेचारी। पहला काम उन्होंने उनकी चिंता की, 1/3 रिजर्वेशन कर दिया। फिर सबसे बड़ा जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, हमारे जो गुरु थे इनकी चादर, गुरु तेग बहादुर और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, सभी गुरुओं को नमन किया।
नतमस्तक होके कुरुक्षेत्र की भूमि पे आप तो यहीं थे, मैं भी यहीं था। इतनी बड़ी अच्छी शुरुआत है। फिर अमित शाह ने वहाँ पंचकूला में ये कहा कि भाई अगर ये गुरु नहीं कुर्बानी देते तो ये धर्म बचता ही नहीं, ना हिंदू होता ना सिख होता, ये तो पाकिस्तान होता। तो फिर कैसे ये काम छोटे काम है? पहले इस देश को कोई पूछता नहीं था। कितने काबिल प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनकी इंसल्ट की अमेरिका जब एयरपोर्ट पर गए तो उनकी पगड़ी खुलवा ली, तलाशी ली। मोदी जी ने तो देश का वकार बढ़ाया, इस पार्टी ने देश को बनाया है, इससे पहले तो था ही नहीं कुछ। आज हम सब तरह से संपन्न हैं। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने लैब स्टाफ के साथ में मारपीट की। बताया गया कि मरीज पवन के परिजन कर्मचारी रामेश्वर से मिलने आए, लेकिन कर्मचारी ने रात होने का हवाला देते हुए मना किया। इस पर परिजनों ने कर्मचारियों को पीटा, जिससे वो घायल हो गए। पास मौजूद एम्बुलेंस स्टाफ के आने पर आरोपी फरार हो गए और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। गुस्साए कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया, जिससे कि मरीज परेशान है। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करने और समाधान जल्द निकालने का आश्वासन दिया। कि हमारे एक वार्ड अटेंडेंट के साथ शायद रिश्तेदारों, पेशेंट के रिश्तेदारों के साथ कुछ बहस हुई है या कोई हाथापाई है। ये जब मैं सुबह ड्यूटी पे आई हूँ तो मुझे ये मामला संज्ञान में आया है। उसके लिए कार्रवाई की जा रही है, फुटेज वगैरह निकाल रहे हैं, देख रहे हैं अभी क्या हुआ था एग्जैक्टली, और जैसे ही जो पता चलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों से बात कर रहे हैं कि आप अपने जैसे भी कार्य हो सकेगा उचित कार्रवाई करेंगे भी, आप अपना काम मत छोड़े ताकि लोगों को परेशानी न हो, जल्दी अपने काम पे आ जाए। अंबाला छावनी बस स्टैंड के पास में नेशनल हाईवे 44 पर यूपी नंबर एक निजी बस में अवैध तरीके से सवारियों के बिठाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर बस कम लोडिंग वाली दिख रही है, लेकिन छत पर ही 5 से 6 डबल बेड और इसके साथ अन्य सामान लादा हुआ है। चालक को न परिवहन विभाग का डर है और न ही पुलिस का। ऐसी घटना में परिवहन विभाग की लापरवाही भी उजागर करती है और यातायात नियमों को ठेंगा दिखाती नजर आती है। ये कोई पहला मामला नहीं है। निजी बस चालक रोजाना ऐसा करते हैं। अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा, ये लगातार प्रश्न उठता हुआ नजर आ रहा है। रेवाड़ी बस अड्डे पर एक रोडवेज बस ने बाइक सवार बाप बेटी को ही टक्कर मार दी, जिससे कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल प्रदीप कुमार और उनकी बेटी को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। बता दें आपको, हादसा नई वाली चौक से अंबेडकर चौक की ओर जाते समय हुआ। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया और जिसकी तलाश पुलिस ने शुरू भी कर दी। तरफ से गड़ीबोली चौक की तरफ जा रहा था। रोडवेज बस अंदर से निकली थी, बिल्कुल सामने सीधे टक्कर मार दी और फिर वो बस छोड़ के भाग गया। लोग वहां इकट्ठे हो गए, उन्होंने दूसरा ड्राइवर बस को निकालने लगा, उन्होंने निकालने नहीं दिया, वो भगा दिया ड्राइवर, बस वहीं खड़ी है। किस तरीके से बस आई थी, कहाँ से आई थी? बस रोडवेज अंदर से आ रही थी, बस स्टैंड के अंदर से आ रही थी और हम जा रहे थे, बिल्कुल सामने टक्कर मार दी। बिल्कुल बचाने का प्रयास किया? हमने बचाने का प्रयास किया था, बीच वाले डिवाइडर तक मैंने बाइक लेके चला, लेकिन सीधे छोड़ दी। रोडवेज वाले को रोका आपने? बातचीत हुई किसी से? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई। वो तो एकदम सही बैक करी उसने, वो उतर के भाग गया, लोग इकट्ठा हो गए। तो दूसरा कोई ड्राइवर आके वो बस को निकालने लगा तो उन्होंने निकालने नहीं दिया बस। भाई साहब बहुत बुरा हाल है रोडवेज का, तो आए दिन रोज का ये काम हो रहा है, आए दिन रोज चलाते बहुत तेज है। अभी चोट कितनी आई आपको, क्या कुछ पता है? मेरे ये है 15-16 टाँके हैं पैर में, मांस फट गया अंदर से। क्या करते हैं? मैं भाई प्राइवेट नौकरी करता हूँ। मेरी गुड़िया थी, लड़की थी, उसको गोड्डे में लगी, अभी एक्सरे करवाएंगे उसका। पानीपत की एक कॉलोनी में 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बच्ची अपनी सहेली से किताब लेने उसके घर गई थी। वहां मौजूद सहेली का नाबालिग भाई ही आरोपी निकला। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और डरी सहमी बच्ची कई दिनों तक चुप रही, लेकिन बाद में परिजनों को घटना बताई। परिजनों ने तुरंत ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवाया और POCSO एक्ट के तहत ही मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी।
फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।